जड़ वाली सब्जियों में आज जो दूसरी सब्जी है वह है अपनी गाजर, कैरेट, जिसका वानस्पतिक नाम डाकस कैरोटा। और ये भी इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स है जड़ वाली सब्जियों की, और मूली की ही तरह ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्रीज़ में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। यह ठंडे मौसम की फसल है। रूट्स आर रिच इन कैरोटीन्स। इसकी जो जड़ों में, गाजर की जड़ों में कैरोटीन, आयरन, थायमीन, रिबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, नाइसिन एंड शुगर कंटेंट्स, ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। कैरेट इज यूज्ड एज ए, जैसा कि हम देखते हैं सामान्यतः यह सलाद के रूप में, सब्जियों के रूप में, और आजकल इसका जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जूस बाज़ार में, कैरेट जूस जो काफ़ी पॉपुलर है, ये बाज़ार में मिलता है। और विभिन्न प्रकार के अचार और जैसे गाजर का हलवा आदि भी इससे बनाए जाते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट इज़ मॉडिफाइड रूट। यह जो इसका जो खाने वाला भाग है वो रूपांतरित जड़ है, जो कॉनिकल शंकु आकार का होता है। ए स्पेशल टाइप ऑफ बेवरेज नॉन एज कांजी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लैक कैरेट। अब ये गाजर दो प्रकार की होती है, जैसे टेम्परेट और एसिटिक। जो एसिटिक वैरायटी होती है वो ब्लैक कैरेट कहलाती है, तो उससे राजस्थान की कंडीशन में अपने कांजी इससे बनाया जाता है, जो एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है कांजी, वह ब्लैक कैरेट से बनता है, इस बात का ध्यान रखें। एंड यूज एज ए एपिटाइजर। जिस अब कांजी क्या काम करता है, ये कांजी जब इसको पिया जाता है भोजन के साथ में, तो यह भोजन पचाने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है, तो एपिटाइजर कहलाता है ये। इन इंडियन कैरेट इज़ ग्रोन इन एरिया ऑफ अबाउट, इसने 21,124 हेक्टेयर में इसको बोया जाता है, और जिससे प्रोडक्शन है 2.87 लाख टन। और मुख्य रूप से यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू दी गई है। तो जैसा कि पहले बताया गया, ये सब चीज़ें तो मिलती है। इसकी हरी पत्तियाँ भी काम की होती है, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रति 100 ग्राम भाग जो खाया जाता है, उसमें इतने प्रकार के तत्व जो इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं टेबल के ऊपर, ये 100 ग्राम भाग जब हम खाएंगे तो मिलता है। अब इसमें जो देखने की बात है वह विटामिन ए 3150 IU मिल रहा है इसमें। इसके अलावा थायमीन भी है, रिबोफ्लेविन है, निकोटिनिक एसिड है जो 0.6 मिलीग्राम, और विटामिन सी 3 मिलीग्राम। ये देखिए, ये कह सकते हैं कि विटामिन ए और सी इसमें अच्छी मात्रा में। इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, आयरन भी है, फास्फोरस, ये सारी। तो ये एक कैलोरीज भी इसकी 47 किलो कैलोरीज है, तो एक बहुत पोषक तत्व वाली सब्जी है ये। अब इसकी वैरायटीज़ है, तो कैरेट वैरायटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको 2 भागों में बांटा जाता है इसकी जातियों को मूली की तरह ही, एशियाटिक और ट्रॉपिकल टाइप। एशियाटिक यानी टेम्परेट, जिसको ठंडी जलवायु पसंद है। ट्रॉपिकल यानी जो उससे कुछ अधिक तापमान पर ग्रो की जा सकती है, जिसको एशियाटिक और ट्रॉपिकल को अधिक तापमान पे करते हैं। और दूसरी होती है यूरोपियन और टेम्परेट क्लाइमेट की, जो ठंडी मौसम की फसलें होती है। यूरोपियन टाइप्स रिक्वायर चिलिंग टेम्परेचर फॉर बोल्टिंग। यदि सीड प्रोडक्शन करेंगे यूरोपियन में, तो चिलिंग टेम्परेचर यानी जमाव बिंदु आवश्यक होता है, जिससे कि उसमें सीड प्रोडक्शन हो सके। और वह बाइनियल इन नेचर होती है, यानी द्विवर्षीय होती है। एक सीज़न में तो अपना ग्रोथ करती है और दूसरे सीज़न में वो सीड प्रोडक्शन करती है। दे आर लो यील्डिंग, इसकी उपज कम होती है, 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। और उत्तरी भारत में इसका बीज पैदा नहीं किया जा सकता है, जबकि एशियाटिक टाइप या जो ट्रॉपिकल टाइप है, ये उत्तरी भारत में इसका बीज भी पैदा कर सकते हैं। और एशियाटिक टाइप की जो यील्ड होती है वो ज़्यादा होती है। तो द एशियाटिक टाइप वेराइटीज आर एनुअल इन नेचर, ये एक वर्षीय होती है, एक सीज़न की होती है। तो अब इसकी जो वैरायटीज़ है वो यूरोपियन और टेम्परेट टाइप की है। जैसे नेंट्स है, ये एक पहली जाती है जो, अब चूँकि यूरोपियन कंट्रीज़ की है तो इनके नाम भी थोड़े से इंग्लिश नेम ही है, तो ये एक जाति है। इसके अलावा ये कुछ जातियाँ जो आपकी स्क्रीन पे है, जैसे पूसा या मुदगनी, यह IRI से निकली हुई जाती है, जो 15 से 16 सेंटीमीटर लंबी होती है। हाई यील्डिंग एंड अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। जेनो है,
अर्ली नेंटेंस है, इम्प्रेटर्स है, ये कुछ जातियाँ हैं। ये जातियाँ हैं यूरोपियन या टेम्परेट रेड कैरेट की। दूसरी जाति है जो एशियाटिक या ट्रॉपिकल की है, इसकी पूसा केसर IRI से निकली जाती है और रिच इन कैरोटाइन इसमें ये दिया हुआ आपकी स्क्रीन पे 7753 UG इसका जो मात्रा होती है। ये कैरोटीन इतनी 100 ग्राम में मिलती है, तो ये बहुत अच्छी जाती है जिसका नाम है पूसा केसर। इसके अलावा सिलेक्शन 233, नंबर 29, सिलेक्शन 21 और पूषा मेघाली। पूषा मेघाली भी अच्छी जाती है, इसके भी कंटेंट है कैरोटीन का, बड़ी अच्छी मात्रा में कैरोटीन इसमें पाया जा रहा है और 250 से 280 क्विंटल इसकी यील्ड हो जाती है इसकी। और यह अर्ली और लेट दोनों मौसम में इसको बो सकते हैं, पूषा मेघाली। इस तरह से ये एशियाटिक और ट्रॉपिकल की कुछ जातियाँ हैं। इसके क्लाइमेट की जब इसकी खेती की हम बात करते हैं गाजर की, तो कैरेट इज प्रीडोमिनेंटली कोल्ड सीजन क्रॉप। वैसे तो ये ठंडे मौसम की ही फसल है। टेम्परेचर जो इसके लिए 7.2 से लेके 23 डिग्री तापमान पर इसकी सीड प्रोडक्शन भी हो जाता है, कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए 18.3 से 23.9 डिग्री तापमान इसकी जड़ों के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। द लॉन्गेस्ट रूट्स आर प्रोड्यूस एट, लेकिन अच्छी जड़ें और भी है। रेंज तो ये होगी 18.3 से 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु जड़ों का जो अच्छा विकास है वो 10 से 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा होता है और कलर डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। कलर डेवलपमेंट पुअर होता है पर ये रूट ग्रोथ अच्छी होती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर कलर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स इज 15.6 टू 21.1, यानी अच्छे रंग अच्छा आ जाए, क्योंकि बाज़ार में गाजर का आकार तो देखा ही जाता है पर उसका रंग भी देखा जाता है, इसलिए 15.6 से 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कलर डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। तो यदि जब तापमान आज जल्दी ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा तो बोल्टिंग हो जाता है। और एशियाटिक की जो वैरायटी एशिया टाइप की, वो थोड़ी सी गर्म जलवायु को भी सहन कर लेती है वनस्पत टेम्परेट या यूरोपियन जातियों के। इसके बाद इसकी जो सोइल्स है, अब चूँकि जड़ वाली सब्जी है तो मिट्टी का अच्छा होना आवश्यक होता है, तो स्मूथ सिलेंडर रूट्स होती है इसकी, जो फ्रेश मार्केट में अच्छी प्रकार से पसंद की जाती है। तो यदि अच्छी मिट्टी होगी, डीप गहरी, वेल ड्रेनेड, जलवास वाली, लाइट सोयल, जल निकास वाली और हल्की मिट्टियों में ये अच्छा ग्रो करता है। इसका जो pH मान है वो 6 से 7 के आसपास इसका pH होता है मिट्टी का, तो इनकी जड़ों की अच्छी वृद्धि होती है। और 3 से 4 जुताई करके खेत को मुलायम करके और इसकी बुआई करते हैं। इसके बाद मैन्योर से तो गोबर की खाद 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर और फर्स्ट फ्लोइंग के साथ में। और इसके बाद जो फर्टिलाइज़र डोज है, बेस्ट फर्टिलाइज़र डोज है, उसको बेसिक डोज के रूप में भी कुछ करते हैं, जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। तो द मिक्सचर ऑफ हाफ, इसमें से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन में से आधी नाइट्रोजन और पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की, इसको रिजेज के पास में अप्लाइड एट द बॉटम ऑफ द रिजेज एंड कवर्ड विथ सोयल। रिजेज के पास में जो मेड़े बनाते हैं जिसके ऊपर बुआई की जा रही है, वहाँ पर डाल करके मिट्टी से ढक देते हैं इसको। जनरली फरोजाज इरीगेटेड 1 or 2 बुआई से पहले जो ये क्यारियों को या नालियों को 1-2 दिन पहले पानी दे देना चाहिए, जिससे कि बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। द रिमेनिंग हाफ डोज, अब इसके बाद जो आधी मात्रा बढ़ती है नाइट्रोजन की, वो बुआई के 30 दिन बाद में खड़ी फसल में देते हैं। सीड रेट के बारे में बात करते हैं तो अबाउट 8 to 10 kg हेल्थी सीड्स रिक्वायर्ड होता है इसका, 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए। और कैरेट इज ग्रोन इन दी फ्लैट बेड्स एज वेल एज ऑन द रिजेज। समतल खेती क्यारियों में भी इसको बो सकते हैं और रिजेज पे भी इसको बो सकते हैं गाजर को। तो रिजेज एंड फरोज मेथड्स फैसिलिटी बेटर रूट्स। अब ये जो रिजेज बनाएंगे उसके ऊपर जड़ों का विकास अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसके लिए स्पेसिंग देंगे 25 से 30 सेंटीमीटर, एक कूड़ जिसको बोलते हैं, एक मेड जिसको बोलते हैं, छोटा रिज होती है उभार, उसको 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे देंगे। और शैलो फैरो ऑफ 2 सेंटीमीटर डेप्थ आर मेड कैन रेज एंड सीड्स आर सोन इन थिन इन दीज फैरोज।
इन कूड़ों के ऊपर 2 सेंटीमीटर गहरे बीजों की बुआई करके इसको मिट्टी से ढक देते हैं। गोबर की खाद आदि थोड़ी सी डाल देते हैं पास में। इसके अलावा बीजों को 10 से 15 दिन पहले सीड टेक्स 10 to 15 डेज़ फॉर द जर्मिनेशन। बीजों को 10 से 15 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है इनका। और द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैन बी इनहेंस्ड टू सम एक्सटेंट बाय सोकिंग द सीड्स इन वाटर प्रायर टू सोइंग। बीज बोने से पहले यदि बीजों को कुछ घंटों के लिए पानी में डाल देते हैं तो वो जर्मिनेशन की प्रतिशतता बढ़ा देते हैं खेत में। इस तरह से अगस्त से नवंबर का ऑप्टिमम टाइम है इसका बोने का। अगस्त से नवंबर तक खेत में बोते हैं एशियाटिक जातियों को, जबकि यूरोपियन जातियों को अक्टूबर से नवंबर की, क्योंकि एशियाटिक जातियाँ थोड़ा सा अधिक तापमान सहन कर लेती है और यूरोपियन जातियों को ठंड चाहिए तो अक्टूबर से नवंबर सोइंग करते हैं। तो ऑप्टिमम स्पेसिंग इनके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 8 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे इसका अंतर रखा जाता है। इसके जो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको खेती का ध्यान करते हैं तो इरिगेट द फील्ड जस्ट आफ्टर सोइंग, जैसा सभी सब्जियों में करते हैं, बुआई के तुरंत बाद हल्का पानी देना। और ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द फील्ड इज एसेंशियल फॉर बेटर जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। पौधे के अच्छे विकास के लिए, अच्छी जड़ों के विकास के लिए, जर्मिनेशन अच्छा हो इसके लिए भूमि में नमी का बना रहना आवश्यक है। क्रॉप शुड बी इरीगेटेड एट एन इंटरवल ऑफ 5 to 7 डेज़। 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं। ये इस पर भी निर्भर करता है कि वेदर कंडीशन कैसी है, मिट्टी की दशा कैसी है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है, परंतु 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। बहुत स्ट्रेट एंड वाटर स्टिग्नेशन यानी पानी के अभाव में और ज़्यादा पानी, दोनों ही दशाओं में जड़ों का फ्लेवर और जड़ों का विकास नहीं होता और उसकी क्वालिटी, जड़ों की क्वालिटी ख़राब होती है। यानी पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए और पानी भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए, दोनों स्थितियाँ नुकसानदायक होती है। इसलिए एक बैलेंस्ड इरिगेशन का रहना आवश्यक होता है। कैरेट ग्रोन इन लो मॉइस्चर कंडीशन हैव एंड पंजेंट फ्लेवर, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट फ्लेवर। ये जो गाजर है कम मॉइस्चर में की आर्द्रता की दशा में एक अच्छी पंजेंट फ्लेवर इसको जो मानी जाती है वो अच्छी मानी जाती है। तो पानी की दशा इसके इस प्रकार से ज़मीन गीली रहनी चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए, इस तरह से इसका इरिगेशन का ध्यान रखते हैं। इसके बाद है इंटरकल्चर एंड वीड कंट्रोल। टाइमली वीडिंग, समय पर इसकी निराई गुड़ाई करते रहते हैं। होइंग एंड अर्थिंग अप, एक बार मिट्टियों को जड़े भी मिट्टी चढ़ाते हैं जड़ों के ऊपर। जनरली 2 वीडिंग 15 से 20 और 30 से 35 दिन बोने के बाद, यानी बुआई के 15 से 20 दिन बाद और 30 से 35 दिन बाद एक बार होइंग करते हैं, वीडिंग हटा देते हैं, इसको खरपतवारों से रहित करते हैं खेत को। इससे दोनों ही काम होते हैं, मिट्टियों के पास जड़ें भी चढ़ा देते, जड़ों के पास मिट्टी भी चढ़ा देते हैं और वीडिंग भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ हर्बिसाइड्स का भी प्रयोग करते हैं, जो आपका पेंडामेथलिन है, लिनोट्यूर है, ये जो दे रखी मात्रा इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु जहाँ तक हो हैंड वीडिंग की ही प्रेफर करनी चाहिए। इसके बाद हार्वेस्टिंग इसकी करेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स डिपेंड अपॉन द वैरायटी, ये जाति पर निर्भर करता है। देखा होगा जाति के करैक्टर्स में कि ये जाति इतने दिन में तैयार होती है बोने की, ये जाति इतने दिन में तैयार होती है, उसको इस हिसाब से फिर भी जड़ों की साइज़ और बाज़ार के जो जैसी जड़ें पसंद की जाती है उसके आधार पर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। द रूट्स बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 65 to 85 डेज, 65 से 85 दिन में बुआई के जड़ें इसकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। डिले इन हार्वेस्टिंग, यदि इसके बाद यदि इनकी खुदाई नहीं करते हैं, जड़ों को नहीं निकालते हैं, तो कुछ जड़ों में स्प्लिटिंग यानी 2-3 जड़ें और निकले आती है जड़ों में, जिससे कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसलिए समय पर उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। समटाइम डिले इन हार्वेस्टिंग इवन मार्केट्स अनफिट फॉर कंजप्शन, और इससे इनकी जड़ों की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि खाने की योग्य नहीं रहती, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हैं। अब इसकी यील्ड है द टेम्परेट्स टाइप्स आर पुअर यील्डर एंड प्रोड्यूस 100 to 150 क्विंटल। जैसा पहले भी बताया कि जो टेम्परेट यूरोपियन जातियाँ हैं उसकी 100 से 150 क्विंटल है, जबकि एशियाटिक जातियाँ हैं उसमें 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।
अब इसमें एक ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। बाज़ार में यदि देखते हैं गाजर मूली को, इसमें तो कैरेट स्प्लिटिंग, यानी इट इज़ ए मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कैरेट वेयर रूट्स crack and seems to be controlled by genetic factor, but a number of other factors like heavy side dressing with nitrogen fertilizer is in the early stage, low caloric content in the soil, sowing at the wide spacing, large size of roots and fluctuation in soil moistures are also found to be responsible for splitting। यानी जड़ें इतनी ख़राब हो जाती है कि 2-2, 3-3 जड़ें निकल आती है। इसमें तो जेनेटिक फैक्टर भी होता है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन तत्वों का ज़्यादा प्रयोग करना, कल्चर प्रैक्टिसेस का ध्यान नहीं रखना, क्लोराइड कंटेंट्स का मिट्टी में ज़्यादा पाया जाना और दूरी पर बो देना, सोइंग एट वाइड स्पेसिंग, और जड़ें जब निर्धारित समय पर हार्वेस्टिंग नहीं करते तब भी ऐसी स्थिति पाई जाती है। और कभी कभी मॉइस्चर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, यानी सूखा पड़ गया, ज़्यादा पानी दे दिया फिर सूखा हो गया, तो ऐसी भी कंडीशन से यह डिसऑर्डर दिखाई देता है। इसमें इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? रेसिस्टेंट वैरायटी को बोना नंबर 1। नंबर 2, शो द सीड्स एट क्लोज स्पेसिंग, थोड़ा सा पौधों का आपसी अंतर कम करना। सप्लाई रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कई बार खेती करते समय किसान भाई ऐसा ध्यान रखते हैं कि जो मात्रा बताई जाती है खाद उर्वरकों की उससे ज़्यादा देने का प्रयास करता है, तो उसको रिकमेंडेड डोज को ही प्रयोग करना। और मेंटेन ऑप्टिमम मॉइस्चर इन द फील्ड, आर्द्रता या नमी का बनाए रखना और एक सही समय पर सही मैच्योरिटी स्टेज पर इसकी हार्वेस्टिंग करना। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल मेजर कर सकते हैं। एक होता है कैविटी स्पॉट, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ कैविटी इन द cortex and in most cases the substanding epidermic collapse to form a pitted lesion। कई बार हम देखते हैं ऐसी कि जो अंदर का कैविटी होती है गाजर की, वह उसके ऊपर ये दिखाई देता है स्पॉट, कैविटी स्पॉट गड्ढे से इस तरह के, और कई बार इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर तक भी आ जाता है। तो गाजर जब निकालते हैं, कैरेट को जब ज़मीन से निकालते हैं तो उसके ऊपर ये स्पॉट से दिखाई देते हैं गड्ढे से, तो इसकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं। एपिडर्मिस को कोलैप्स करके ये ऊपर तक आ जाते हैं, तो ये पिटेड लेशंस दिखाई देते हैं। तो डिसऑर्डर काज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से, और इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम एंड डिले इन हार्वेस्टिंग। कई बार वही उर्वरकों का सही प्रयोग नहीं करना, निर्धारित मात्रा का प्रयोग नहीं करने से भी ये होता है, और हार्वेस्टिंग डिले करने से भी होता है। तो इसके लिए भी इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स इन दी सोयल, कैल्शियम वाले उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा, सही समय पर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, हार्वेस्ट द रूट्स एट ऑप्टिमम टाइम, सही समय पर जड़ों का निकाले या हार्वेस्टिंग करे तो ये ठीक रहता है। इस तरह से कल्चर प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते यदि गाजर की खेती की जाएगी तो अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। और यील्ड भी जैसा बताया कि जो टेम्परेट टाइप है उसकी यील्ड 150 क्विंटल तक होती है लगभग, और एशियाई टाइप है, ट्रॉपिकल टाइप जिस बोलते हैं, 200 से 300 क्विंटल तक। और ये 2 डिसऑर्डर्स का ध्यान रखेंगे, जिसमें एक का बचाव के लिए कल्चर प्रैक्टिसेस और दूसरे के लिए कैल्शियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना। इस तरह से गाजर की खेती कर सकते हैं।